करेंगे। नमस्कार, मैं मीनाक्षी यादव, प्रवक्ता एससीईआरटी लखनऊ। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। इस टॉपिक पर चर्चा के बाद आप जान सकेंगे कि कैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बड़े राज्यों या महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध द्वारा सभी महाजनपदों को अधीन करते हुए भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना की गई। मगध के सबसे शक्तिशाली मौर्य शासकों पर चर्चा करने के पूर्व मौर्य शासन से पहले के राजनीतिक इतिहास का संक्षेप में वर्णन करने के साथ मगध राज्य के उत्कर्ष के कारण पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात मौर्यों के राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के शासनकाल पर प्रकाश डालते हुए तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के मानचित्र में आप 16 महाजनपदों की स्थिति को देख सकते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद भारत में विद्यमान थे, जिसमें सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद ने शेष महाजनपदों को अपने अधीन करते हुए प्रथम साम्राज्य की स्थापना की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 बड़े जनपद विद्यमान थे, जिन्हें महाजनपद कहते थे। इनमें अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे, जैसे कि आप मानचित्र में देख सकते हैं। इन महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली थे। इन महाजनपदों में से सभी महाजनपदों का विलय हो गया। कालांतर में मगध महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया और मगध का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। मगध के अंतर्गत आधुनिक पटना गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा आता है। आगे हम मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार पर चर्चा करेंगे। मगध पर हर्यंक वंश के शासक बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। उसके द्वारा विजय और विस्तार की शुरू की गई नीति अशोक की कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई। मौर्य वंश के पूर्व मगध पर किन राजवंशों ने शासन किया, उनकी स्थिति हम इस चार्ट में देख सकते हैं। आप देख रहे हैं चार्ट में हर्यंक वंश ने 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके जो प्रमुख शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु। हर्यंक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश ने मगध पे शासन किया। इनका शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक था। इस वंश के प्रमुख शासक काला अशोक थे। अगला वंश है नंद वंश। नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक है। इसके प्रमुख शासक महापद्मनंद थे। 16 महाजनपदों ने मगध ने ही क्यों साम्राज्य की स्थापना की, आगे हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। मगध की सफलता का जो पहला कारण था, मगध के शासक साहसी और महत्वाकांक्षी थे। दूसरा जो प्रमुख कारण था, मगध की उपयुक्त भौगोलिक स्थिति थी। मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वो बहुत ही उपयुक्त थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर के समीप ही समृद्ध लौह खनिज के भंडार उपलब्ध थे, जिसके कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करा सके। मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजगीर, द्वितीय पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थान पर थी। राजगीर जो था वो 5
पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ था, जिसके कारण जो इसकी स्थिति थी अभेद्य हो गई थी। पाटलिपुत्र, मगध की जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो तीन ओर से गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम से घिरी हुई थी। तीनों ओर से नदियों से घिरे होने के कारण पाटलिपुत्र की स्थिति भी अभेद्य हो गई थी। मगध का जो राज्य है वो गंगा के मैदान में पड़ता था। ये जो मैदान था गंगा का बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था, जिसके कारण यहाँ के किसान काफी मात्रा में अनाज पैदा कर लेते थे। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो उनके उपयोग से अधिक होता था, इस वजह से मगध की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही मजबूत हो गई थी। अगला कारण है मगध की सफलता का कि मगध के शासक युद्ध में बड़े पैमाने पे हाथियों का प्रयोग करते थे। अब आगे हम मगध के सबसे शक्तिशाली राजवंश मौर्य वंश पर चर्चा करेंगे। मौर्य वंश ने मगध पर 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में अपने ब्राह्मण मंत्री कौटिल्य के सहयोग से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहयोग से अंतिम नंद शासक धननंद को, जो जनता के बीच में अलोकप्रिय हो गया था, बड़ी ही आसानी से पराजित कर दिया। इसको पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज जो यूनानी राजवंश था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध आया था। अगला स्रोत है हमारा मौर्य इतिहास जानने का कौटिल्य का अर्थशास्त्र। निशागत के मुद्रा राक्षस तथा अशोक के अभिलेखों से भी हमें मौर्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। मगध में अपनी शक्ति स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान पश्चिमी उत्तर में पंजाब की ओर लगाया। शीघ्र ही उसने समूचे पंजाब को जीत लिया। जैसा कि आप जानते हैं 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर यूनानी राजा सिकंदर ने आक्रमण किया था। 323 में सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद पंजाब पे सिकंदर के गवर्नर जो है शासन कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं लोगों से, इन्हीं मतलब यूनान के इन्हीं गवर्नर से को पराजित करने के पश्चात पंजाब को अपने राज्य में शामिल किया। 305 ईसा पूर्व में यूनानी राष्ट्रपति 305 ईसा पूर्व में यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर सिंधु नदी के पार के उस प्रदेश को जीत लिया जो आजकल अफगानिस्तान का हिस्सा है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के साथ संधि कर ली तथा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। चंद्रगुप्त ने मध्य भारत को जीत लिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त का शासन काल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्यों के अधीन हो गया। आप चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार को इस भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से समूचा जो उत्तर प्रदेश है और साथ में हमारा अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अधीन है। आगे हम आपको इसी फेसबुक इसी पेज पे पीपीटी को शेयर करेंगे। बिंदुसार अगला शासक है हमारा बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उसके शासन काल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था और इस तरह उसके राज्य में कलिंग प्रदेश, सुदूर दक्षिण को छोड़कर सारा देश शामिल था। दक्षिण के राज्यों के साथ मौर्य सम्राट की मैत्री थी, इसीलिए उन्हें जीतना जरूरी नहीं था। कलिंग के लोग मौर्यों के अधीन नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मौर्यों को उन पर आक्रमण करना पड़ा। यह कार्य बिंदुसार के पुत्र अशोक ने किया।
बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र अशोक, जिसे प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक सबसे महान मौर्य सम्राट था, बल्कि इसे भारतीय शासकों में सबसे महानतम कहा जा सकता है। उसने कलिंग राज्य पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया, किंतु इस युद्ध में दोनों सेनाओं को भारी हानि उठानी पड़ी। घायल और मरते हुए सिपाहियों को देखकर अशोक को बड़ा दुख हुआ। युद्ध से पीड़ित स्त्रियों और बच्चों को देखकर भी उसे बड़ा क्लेश हुआ। तब उसने फैसला किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेगा। कहा जाता है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप वह बौद्ध हो गया। उसके आगे 30 साल के उसके शासन काल में कोई युद्ध नहीं हुआ। भारतीय इतिहास में पहली बार सुदूर दक्षिण के प्रदेश को छोड़कर लगभग समूचा भारतीय उपमहाद्वीप एक शासक के अधीन हो गया। अपने शासन काल के 12वें वर्ष में अशोक ने राजज्ञाएं जारी करना शुरू कर दिया। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ शिलालेख, दूसरा है लघु शिलालेख, तीसरा पृथक शिलालेख, चौथा दीर्घ स्तंभलेख और पांचवा है लघु स्तंभलेख। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतिमा मिला है, जो कि हमें कर्नाटक और मध्य प्रदेश से मिला है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवा नाम प्रियदर्शी उसकी उपाधि मिलती है, जिसका अर्थ है देवों का प्यारा। इन अभिलेखों में अशोक ने धर्म, अच्छे शासन और लोगों का एक दूसरे के प्रति बर्ताव जैसे मामलों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन्हें चट्टानों तथा स्तंभों पर ऐसे स्थानों पर खुदवा दिया गया जहां लोग इकट्ठे होकर इन्हें पढ़ सकें। ये अभिलेख देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। इनकी संख्या 182 से अधिक है। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में है। इन अभिलेखों के पाए जाने के स्थान को आप इस मानचित्र में देख सकते हैं और इन अभिलेखों की स्थिति से आप अशोक के साम्राज्य विस्तार का भी अनुमान लगा सकते हैं, जो कि सुदूर दक्षिण को छोड़ के समूचे भारत में फैला हुआ है। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।